गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई, सभी बच्चों के? आई होप कि सभी क्लास शुरू हो गई है। हमारे पास सबसे पहले मैसेज आया है, प्रजापति, रामपाल, विशाल, पुष्पांजलि, वेरी गुड मॉर्निंग। और सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी आपके क्षेत्र में नाम लिया जाता हो, किसी जगह कहते हैं खिचड़ी, है ना। भारतीय कुछ हिस्सों में इसी समय पोंगल मनाया जा रहा है, कुछ हिस्सों में बिहू। अलग अलग है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, ऑल ओवर इंडिया मनाया जाता है अलग अलग नाम से। निर्मल जी गुड मॉर्निंग, शुभम, दिलखुश, राजीव, मनोज, राम राम जी भाई, राम राम। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने फ्रिक्शन, घर्षण स्टार्ट कर दिया था। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको एक दो लाइनें ही लिखवाई थी अभी फ्रिक्शन के बारे में, कि एक तो फ्रिक्शन जो है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपको एरिया कितना दिख रहा है, वर्चुअल एरिया पे डिपेंड नहीं करता। जब दो चीजें आपस में कांटेक्ट में होंगी तो वास्तव में जितना हिस्सा टच कर रहा होगा, जो एक्चुअल एरिया कांटेक्ट में होगा, फ्रिक्शन उस पर डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया था। शुरू होगी ना सबकी क्लास? नहीं तो अरे भाई किसी बच्चे कमेंट करके बता दिया करो जी सब सही चल रहा है ना। लाइव क्लास में पता नहीं चलता हमें जब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे। ये गुड मॉर्निंग की लाइन लगा देते, तो जो पूछा जाए उसका आंसर दिया करो, ठीक है? ओके। तो एक हमने आपको बताया था कि जो फ्रिक्शन है वो वर्चुअल एरिया कितना कांटेक्ट में, उस पर डिपेंड नहीं करता। एक्चुअल में, वास्तव में कितना एरिया कांटेक्ट में है उस पर डिपेंड करता है। बस ये लाइन मैंने आपको लिखवाई थी। अच्छा, दूसरी चीज, अगर एक आपसे मैं पूछूं ये बात कि भाई ये बताओ, ये क्या हुआ, बंद हो गया? हम्म, एक आपको बताना है कि मान लो हमारे पास में ये बेटा कोई ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट जो है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, है ना। ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है, तो इसके ऊपर कुछ फ्रिक्शन काम कर रहा है, घर्षण काम कर रहा है। तो जैसे मैं इसकी स्पीड जो है 20 से कर दूंगा 30, मान लो हमने इसकी स्पीड बढ़ा के 20 से 30 कर दी, तो स्पीड बढ़ते ही इसके ऊपर लगने वाला जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी या सेम रहेगी? मान लो कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है 20 की स्पीड से, लगातार 20 से भाग रहा है, ठीक है। राजेश कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी, आज पहली बार लाइव क्लास ले रहा हूँ, सुकून महसूस हो रहा है। अच्छा, पिछली क्लास आपने सारी कंप्लीट कर ली है, मान के चल रहा हूँ ये। तो आपको बताना, सूरज निर्मल गजाला, कि एक ऑब्जेक्ट बेटा फिसल रहा था 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड पे जा रहा था एक सरफेस पे। अगर उसकी स्पीड बढ़ा के 20 से 30 कर दी जाए तो उसके ऊपर लगने वाले फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी या सेम रहेगी? मनोज का आंसर हमारे पास में आया है। हम्म, देखो जितने बच्चे कह रहे हैं कि स्पीड बढ़ते ही फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी, उनका गलत है। जो कह रहे घट जाएगी, उनका भी गलत है। देखो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है ना, वो इस बात पर डिपेंड करती नहीं कि ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से भाग रहा है, नहीं। अगर मान लो कि कोई आपकी गाड़ी जो है किसी सड़क पे चल रही है, उस सड़क पे चलते समय उस गाड़ी के टायरों पे कुछ फ्रिक्शन लग रहा है। मान लो जब गाड़ी आपकी जा रही थी 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, कुछ फ्रिक्शन लग रहा था। वही फ्रिक्शन तब भी लगेगा जब गाड़ी 90 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जाएगी। स्पीड से फ्रिक्शन के लिए फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बस आपको अपनी गाड़ी 40 से 90 स्पीड करनी है तो आपको इंजन से ज्यादा ताकत देनी पड़ेगी, ज्यादा पुश कराना पड़ेगा गाड़ी को, ताकि गाड़ी 40 से 90 पहुंच जाए। मान लो कि जब गाड़ी 40 की स्पीड पे चल रही थी, उसमें फ्रिक्शन लग रहा था 100 न्यूटन का, तो गाड़ी को 100 की स्पीड पे चलाओ तब भी 100 का ही लगेगा। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड के ऊपर फ्रिक्शन की वैल्यू डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट depend on the value of friction does not depend on speed of object। हिंदी में लिखेंगे घर्षण का मान वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है। घर्षण का मान वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है। द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। घर्षण का मान वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अब आप यहां समझेंगे क्लास में कि जो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो किस बात पर डिपेंड करती है, किस बात पर डिपेंड नहीं करती है ना, इस बात में अब हम ये बेटा हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, अगर इसका मास m हो तो आप सभी को पता है कि किसी वस्तु का मास अगर m है तो उसका वेट जो होता है भार, वो कहां पे काम करता है, नीचे की तरफ, है ना। आपको मैंने पढ़ा रखा ग्रेविटी वाले चैप्टर में कि किसी वस्तु का वेट होता है mg, वो हमेशा नीचे की तरफ काम करेगा। अभी ऑब्जेक्ट जिस सरफेस के ऊपर रखा है उस सरफेस की एक नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगी, इस पे ऊपर की तरफ। ये है नॉर्मल रिएक्शन सरफेस की, इसे हम लिखते हैं आर से, नॉर्मल रिएक्शन, लंबवत प्रतिक्रिया। ये बताया था ना आपको जब लिफ्ट पढ़ा रहा था मैं, कि जैसे आप जमीन पे खड़े हैं अभी, तो आपका जो वेट है mg वो नीचे की तरफ काम कर रहा है, क्योंकि वेट वो फोर्स है धरती हमारे ऊपर लगाती है। तो धरती माता जितने फोर्स से, जितने बल से हमें अपनी तरफ को खींचती है वो हमारा वेट होता है। तो वेट mg हमेशा नीचे की तरफ काम करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और आप जिस सरफेस पर खड़े हैं वो सरफेस आपके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है, लंबवत प्रतिक्रिया, है ना, ये हम सभी जानते हैं। अभी बेटा मेरे पास जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाया, इसे मैं कह रहा हूं F। मैं इसे F फोर्स से आगे की तरफ को खींच रहा हूं, ठीक। तो मान लो कि मैंने यहाँ पर रस्सी बांध ली इसके ऊपर और मैं इसे आगे की तरफ खींच रहा हूं, या मैंने इसे यहां से पकड़ के इसे आगे की तरफ खींच रहा हूं। तो अब अगर ये ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है जमीन के ऊपर, जब इसे मैं आगे की तरफ फिसलेगा, ये आगे की तरफ को जाएगा, तो ये जिस जमीन के ऊपर आगे की तरफ को जा रहा, अगर ये आगे की तरफ को जा रहा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, इसे पीछे की तरफ लगेगा। घर्षण जो है हमेशा इस बात का विरोध करता है कि ऑब्जेक्ट किधर को फिसल रहा है। अगर ऑब्जेक्ट आगे की तरफ फिसलना चाहेगा तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, अगर ऑब्जेक्ट इधर फिसलना चाहेगा तो फ्रिक्शन लगेगा इधर की तरफ। तो अगर ये ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स आगे की तरफ लगा रहे हैं तो जिधर को आपने फोर्स लगाया तो उधर को इसकी टेंडेंसी होगी फिसलने की, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, इसमें पीछे की तरफ लगेगा। और फ्रिक्शनल फोर्स को हम लिखेंगे स्मॉल एफ से। अब हमें क्लास में समझना है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर हम बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और फोर्स लगा के उसमें धक्का मार के उसे हम आगे की तरफ लेके जाते हैं, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स उस पर लग रहा है वो किस बात पर डिपेंड करता है। तो जब वो आता है ना पेपर में कि फ्रिक्शनल फोर्स किस पर डिपेंड करता है, 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से जो ऑप्शन आंसर है उस पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। बेटा जो फ्रिक्शन है ना वो इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो प्रोपोर्शनल होता है सतह सरफेस के नॉर्मल रिएक्शन के। तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है ना वो नॉर्मल रिएक्शन के समानुपाती है। तो ये ऑब्जेक्ट जिस जमीन पर रखा है वो जमीन जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, जितना ज्यादा लंबवत प्रतिक्रिया लगाएगी, उतना ही ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो फ्रिक्शन डिपेंड करता है सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन पे। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अच्छा, जब आप ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को यहां पे लिखते हैं म्यू से। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमारा बन गया F इजगल टू म्यू आर, ठीक। यहाँ पे म्यू को बेटा हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक। और बेटा जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, घर्षण गुणांक जो है, इसकी वैल्यू सरफेस के नेचर पे डिपेंड करेगी कि सरफेस कैसा है। अगर सरफेस रफ है, खुदरा है, तो म्यू की वैल्यू होगी ज्यादा। तो म्यू की वैल्यू ज्यादा होती है, इसे हम बोलते हैं म्यू की वैल्यू ज्यादा होती है रफ सरफेस के लिए, खुदरे सतह के लिए। तो जितनी उबड़ खाबड़ सरफेस होगी उसके ऊपर फ्रिक्शन घर्षण उतना ही ज्यादा लगेगा। और म्यू की वैल्यू कम होती है स्मूथ चिकनी सतह के लिए, तो फ्रिक्शन घर्षण कम लगेगा। इसलिए आप कभी देखना, जैसे हम बचपन में जब साइकिल चलाते थे ना, तो हमारी साइकिल की जो गरारी होती थी उसके ऊपर चैन चलती थी, तो चैन जब चलेगी उसके ऊपर तो उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा भाई। जो गरारी है और उसके ऊपर जो चैन चल रही है, इसके ऊपर चैन नहीं उतर जाती थी हमारी, फिर हम उस चैन को चढ़ाते थे। तो जब चैन उसके ऊपर चलेगी, दोनों लोहे की चीजें आपस में रगड़ खाएंगी, तो फ्रिक्शन की वजह से हमारी जो गरारी है वो घिस सकती है, या चैन भी घिस सकती है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते थे कि हम चैन के ऊपर ग्रीस लगवाते थे, बीच बीच में हल्का सा ग्रीस लगवा लेते थे, या तेल डलवाते थे कि भाई वो जाते थे, वो जो साइकिल से हम ठीक करवाते थे वो पैसे नहीं लेता था, तो हम उससे क्या करते थे, कुप्पी उठाते थे उसकी और तेल डाल लेते थे अपनी साइकिल में, जैसे हम रेगुलर काम करवा रहे हैं, तो फिर वो 1-2 रुपया नहीं लेता था हमारे से। तो उससे हमें फायदा क्या होता था, जब आप लुब्रिकेंट्स का यूज करते हो, इन चिकने तेलीय पदार्थों का यूज करते हो आप, जैसे ग्रीस का यूज कर रहे हैं आप,
या आप ऑयल का यूज कर रहे हैं, तो ये क्या करता है कि दो सरफेस के बीच में घर्षण को, फ्रिक्शन को कम करता है, ताकि रगड़ कम लगे और चीजें कम घिसें। आपकी मम्मी सिलाई मशीन यूज करती होंगी, तो उनके पास एक कुप्पी में तेल रहता होगा, उसे मशीन का तेल कहते हैं। तो क्या करती होंगी, बीच बीच में वो कुछ पार्ट्स पे, कुछ पुर्जों पर वो तेल डालती होंगी। उन्हें लगता हो ना कई बार कि जैसे मशीन सूखी सी चल रही है, जैसे आपस में पुर्जे घिस रहे हो, तो वो तेल डाल के, ताकि लुब्रिकेंट जब वो यूज करेंगी तो उससे फायदा क्या होगा कि वो घर्षण के मान को कम करेगा, और जो घर्षण लगेगा, जो आपके पार्ट्स घिसेंगे मशीन के, वो कम से कम घिसें, इसलिए यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन भी आता है कि फ्रिक्शन कम करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, लुब्रिकेंट्स का यूज कर सकते हैं। एक भाई रविकांत, क्यों होशियार बन रहे हो तुम पढ़ने आए हो, पढ़ो, नेतागिरी कम से कम करो क्लास में ना। क्या करना है क्या नहीं करना है तो पढ़ लो चुपचाप, बार बार ना आगे से आगे सजेशन मत दो, ठीक है। एक ही चीज को 5 बार लिख रहे हो, ये कर दिया करो, वो कर दिया करो। क्लास में मैंने पढ़ाई नहीं चीज, तो इसकी पीडीएफ में पहले से कहां से दे दूंगा। ये क्लास जो हम क्लास में पढ़ाते हैं, इसके नोट्स खुद बनाया करो। एक ना पढ़ना सीखो कि पढ़ते कैसे हैं। एक हाथ में रफ कॉपी लो और एक पेन लो, जो टीचर बोल रहा है साथ साथ उसे लिखा करो, कनेक्ट। खाली मोबाइल चला के बैठ जाओगे ना कि कपिल शर्मा का शो चल रहा है, एक लाइन याद नहीं रहेगी 4 दिन के बाद में। पढ़ना लिखना है नहीं, बस आगे से आगे, जब से क्लास में आया कमेंट्री चालू है तुम्हारी, हर 2-4 मिनट में कमेंट चिपका दे रहे हो तुम क्लास में, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब म्यू की वैल्यू क्या है, रफ सरफेस खुदरी सतह के लिए ज्यादा होती है, स्मूथ चिकनी सतह के लिए कैसे रहती है, कम। तो लुब्रिकेंट्स का हम यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि फ्रिक्शन की वैल्यू को हम कम कर सकें, ठीक। तो फ्रिक्शन की वैल्यू किस बात पर डिपेंड करती है, सरफेस के नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर। तो जितनी ज्यादा सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। और ये मैंने कहा कि यहाँ पे जो घर्षण गुणांक है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि नेचर ऑफ सरफेस, कि सरफेस का नेचर कैसा है। खुदरी सतह के लिए वैल्यू ज्यादा है और चिकनी सतह के लिए कम है। यहाँ पे एक चीज हम लिखेंगे, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स। हिंदी में लिखेंगे, लुब्रिकेंट को हिंदी में स्नेहक भी कहते हैं, स्नेहक या चिकने पदार्थ। हिंदी में लिखेंगे, घर्षण का मान स्नेहकों या चिकने पदार्थों का उपयोग करके कम किया जा सकता है। स्नेहकों, घर्षण का मान स्नेहकों या चिकने पदार्थों का उपयोग करके कम किया जा सकता है। ठीक है। तो हमारे पास में हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। अभी तक हमने पेपर के लिए क्वेश्चन पढ़ा कि फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, घर्षण का मान है, वो किस बात पर निर्भर करेगा। हम बात याद रखेंगे कि घर्षण का जो मान है, इस बात पर डिपेंड करता है कि सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन कितनी है, इस बात पर डिपेंड करेगा। सरफेस का नेचर भी इंपॉर्टेंट है कि सरफेस खुदरा है कि चिकना है। तो बिल्कुल स्मूथ जो सरफेस होते हैं, चिकने जो सरफेस होते हैं, उन पे जब कोई चीज स्लाइड करती है, फिसलते हुए जाती है, तो कम घर्षण फील कर रही होती है। रफ सरफेस पे ज्यादा फ्रिक्शन महसूस कर रही होती है। तो इसलिए बहुत ही रफ सरफेस पे ऑब्जेक्ट को चलाना मुश्किल होता है, चिकने पर स्मूथली चल जाता है, फ्रिक्शन कम लगता है। लेकिन अभी हमने यहाँ पे जो फ्रिक्शन का फॉर्मूला पढ़ा, F इजगल टू म्यू आर, तो यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल एक समतल सतह पर, प्लेन सरफेस पर रखा है। तो प्लेन सरफेस पे हमारा ऑब्जेक्ट आगे की तरफ को जा रहा है, आगे की तरफ को फिसल रहा है, तो फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ को, और इसकी हमने जो वैल्यू निकाली वो क्या निकाली, म्यू आर के बराबर। लेकिन अगर हमारा जो सरफेस, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है, अगर वो इंक्लाइंड सरफेस पे हो, है ना, इंक्लाइंड सरफेस पे, अब देखो क्या होगा। मान लो कि बेटा हमारे पास एक इंक्लाइंड सरफेस है, नत समतल है, थीटा एंगल पे झुका हुआ है, और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये फिसल के नीचे की तरफ आ रहा है। तो कोई भी चीज आपको पता है कि उसका जो वेट है वो हमेशा कहाँ पे काम करता है, नीचे की तरफ। तो किसी वस्तु का वेट जो है mg, वो हमेशा नीचे की तरफ काम करेगा। सरफेस की जो नॉर्मल रिएक्शन होती है वो हमेशा लगती है 90 डिग्री के एंगल पे। अगर आप बड़े ध्यान से देखें, ये नॉर्मल रिएक्शन जो है इस सरफेस से कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का बना रही है ना ये। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे लगेगी, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे। थोड़ा यहाँ पे बना देता हूं मैं, और ज्यादा आप बड़े समझ जाओगे। तो नॉर्मल रिएक्शन लगती है हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक।
शायद अब आपको ज्यादा बढ़िया दिख रहा हो कि लगभग लगभग आपको दिख रहा है कि हमने जो एंगल बनाया यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन के बीच में और ये सरफेस, ये 90 डिग्री का शायद अब आपको एंगल दिख रहा हो, है ना। तो यहाँ बिल्कुल प्लेन सरफेस पर तो 90 डिग्री साफ दिख ही रहा है कि भाई नॉर्मल रिएक्शन लंबवत प्रतिक्रिया का मतलब ये कि जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो यहाँ पे 90 डिग्री ऐसे बनेगा और यहाँ पे 90 डिग्री कुछ ऐसे बनेगा, ठीक। ये हमारी ये बेटा क्या, नॉर्मल रिएक्शन लंबवत प्रतिक्रिया। अब बड़ा ध्यान समझना कि जब कोई ऑब्जेक्ट को आप इंक्लाइंड सरफेस पे बेटा छोड़ोगे ऐसे, तो नीचे की तरफ को आ रहा है फिसल के, ठीक। अच्छा मैं इसी चीज को अगर थोड़ा सा ये नॉर्मल रिएक्शन वाले पार्ट को अगर मैं थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ा दूं ऐसे, ये अगर ये बेटा एंगल हमारा थीटा है तो ये एंगल भी होता है थीटा। अगर आपको होगा तो हम प्रूफ भी कर देंगे, है ना, ज्योमेट्री से। पर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा। अभी मेरे पास है mg, तो अब आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि अगर कोई चीज थीटा एंगल पर हो तो आप इसे दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। तो इसका एक कंपोनेंट जो साथ वाला बनता है वो बनता है कोस। अगर ये mg है तो ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा mg कोस थीटा, और एक दूर वाला कंपोनेंट होगा वो क्या बनेगा, mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। तो बेटा एक्चुअल में जो आपको ऑब्जेक्ट जब इंक्लाइंड सरफेस पर रखा होता है ना, जो वो नीचे की तरफ गिर रहा होता है, तो इस mg साइन थीटा की वजह से नीचे गिर रहा है। अगर कोई चीज बिल्कुल आप सीधे से छोड़ दो बिल्कुल ऐसे, तो कोई चीज नीचे क्यों आती है, mg की वजह से। जब किसी चीज को आप ऐसे छोड़ते हैं तो बिल्कुल सीधे अगर कोई चीज आ रही है, वर्टिकली नीचे आ रही है कोई चीज, तो अपने वेट अपने भार की वजह से नीचे आ रही है। तो जब किसी वस्तु को मैं अपने हाथ में पकड़ के बस ऐसे ड्रॉप कर दूं, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो उसके वेट के बराबर लग रहा होगा mg। लेकिन जब कोई वस्तु इंक्लाइंड सरफेस से फिसलते हुए आ रही है, तो नीचे जब फिसलते हुए आती है तो नीचे आती है mg की वजह से नहीं, mg साइन थीटा की वजह से। तो mg का वो कंपोनेंट जो नीचे की तरफ को लेकर आ रहा है वो mg साइन थीटा होता है। अच्छा अब ये ऑब्जेक्ट आपको अगर नीचे की तरफ को फिसलना चाह रहा है तो फ्रिक्शन कहां पे लगेगा इसमें, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इधर की तरफ। अब ये बेटा यहाँ पे इंक्लाइंड सरफेस पे फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या बनेगा, इस बात को आपको समझना है। हमें पता है कि फ्रिक्शन का बिल्कुल जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, कि फ्रिक्शन का बेसिक फॉर्मूला है एफ इजकल टू म्यू आर। लेकिन अगर आप यहां बड़े ध्यान से देखें, अगर बिल्कुल प्लेन सरफेस था तो प्लेन सरफेस के ऊपर तो ये आर और mg आपस में बराबर थे। तो अगर मैं इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता था म्यू mg, तो प्लेन सरफेस पर फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है एफ इजकल टू म्यू आर, या आप बोल दो एफ इजकल टू म्यू mg। लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे, यहाँ पे आर को बैलेंस कौन कर रहा है, mg कोस थीटा, तो यहाँ पे आर की जगह आ जाएगा mg कोस थीटा। तो इंक्लाइंड सरफेस पर फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू mg कोस थीटा, क्योंकि इंक्लाइंड सरफेस पर फ्रिक्शन जो है वो इस थीटा एंगल पर भी डिपेंड करेगा। आपको सोचो, अगर ये हमारा हल्का से इंक्लाइंड हो तो फ्रिक्शन कम लगेगा। अगर मैं इसे एंगल बढ़ा के इतना ज्यादा कर दूं तो जो चीज इसके ऊपर रखे तुरंत फिसल जाएगी, तो फ्रिक्शन उतना ज्यादा काम नहीं करेगा उसके ऊपर। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा, तुरंत वस्तु फिसल पड़ेगी। तो अगर कोई चीज इंक्लाइंड सरफेस पर रखी हो तो वहां घर्षण की वैल्यू इस बात पर भी डिपेंड करती है कि जो इंक्लाइंड सरफेस है आपका, जो नत समतल है, वो कितने एंगल पर है। भाई आपको सोचो, एक पत्थर मैंने यहां रख रखा है, जैसे मैं लगातार एंगल बढ़ाता रहूंगा तो पत्थर के फिसलने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो यानी यहाँ पर उतना पत्थर फिसल नहीं पा रहा, यहाँ पर तुरंत फिसल जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिक्शन जो पीछे की तरफ उसे अपोज कर रहा है वो उतना अपोज ही नहीं कर पा रहा है, फ्रिक्शन कम होता जा रहा है एंगल के साथ। तो फ्रिक्शन का जो हमारे पास एक कंप्लीट फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है एफ इजकल टू म्यू mg कोस थीटा। आपको सोचो, इसी फॉर्मूले से अगर मैं बोल दूं कि भाई, अगर मैं आपसे बोल दूं कि अगर फॉर प्लेन सरफेस, अगर मेरा सरफेस जो है अगर ये प्लेन हो, फॉर प्लेन सरफेस समतल सतह के लिए, समतल सतह के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री। तो कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो कोस 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितनी होगी, म्यू mg। यानी जो हमने अभी फॉर्मूला यह पढ़ा था यहाँ पे कि प्लेन सरफेस के लिए फ्रिक्शन होता म्यू mg, वो तो इस वाले फॉर्मूले से भी आ गया। म्यू mg कोस थीटा में थीटा के लिए 0 पुट कर दो, कोस 0 की वैल्यू 1, तो म्यू mg आ गया। यानी हमारे पास जो कंप्लीट फॉर्मूला निकल के आएगा फ्रिक्शन का, आप याद रख सकते हैं कि फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है एफ इजकल टू म्यू mg कोस थीटा। अगर ये थीटा की वैल्यू में 0 कर दूं, इस इंक्लाइंड सरफेस को क्या करूं मैं, थीटा कम करते 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 0 कर दूं, बिल्कुल प्लेन बना दूं। जब ये प्लेन बन जाएगा, थीटा की वैल्यू 0, कोस 0 1, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ इजकल टू म्यू mg। यानी इसी वाले से ही हम प्लेन सरफेस वाले फॉर्मूले पे भी आ सकते हैं। अब यहां से मैं देखो क्या क्या पता चल रहा है। अब मुझे पता चला कि मेरे पास फ्रिक्शन का एक फॉर्मूला क्या आया, एफ इजकल टू म्यू mg कोस थीटा।
तो उससे मुझे दो तीन बातें पता चली। अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा हो, यानी सरफेस हो रफ खुदरी, अभी हमने पढ़ा था, तो फ्रिक्शन लगेगा ज्यादा। दूसरा हमने पढ़ा कि अगर वस्तु का मास जितना ज्यादा होगा, एम की वैल्यू ज्यादा होगी, तो फ्रिक्शन भी क्या लगेगा उस पर ज्यादा। जितनी ज्यादा जी की वैल्यू होगी, अगर आप अर्थ तक पहुंच जाओ जुपिटर बृहस्पति ग्रह पर, तो वहां जी का मान ज्यादा है, तो वहां फ्रिक्शन भी क्या लगेगा ज्यादा। दूसरा यहाँ पे पढ़ा बेटा, जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे, जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो कोस थीटा की वैल्यू घटती है, ये बात आप जानते हैं। भाई थीटा बढ़ेगा तो कोस थीटा घटेगा। देखो थीटा बढ़ाऊंगा, कोस आपको कम होते हुए दिखेगा। थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं, तो कोस 0 की वैल्यू तो होती है 1, लेकिन कोस 60 की वैल्यू हाफ रह जाती है। थीटा बड़ा 60 हो गया और कोस की वैल्यू 1 से हाफ हो गई। और कोस 90 अगर मैं कर दूं, थीटा 90 कर दूं, तो कोस 90 की वैल्यू हो जाती है 0। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है, कोस थीटा की वैल्यू घटती है। अगर मैं थीटा और कोस थीटा साथ साथ लिख दूं, थीटा की वैल्यू ले लो 0, 30, 45, 60, 90, तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कोस 45 होता है 1/√2, कोस 60 होता है हाफ और ये होता है 0। तो थीटा बढ़ रहा है, 0 से बढ़ते बढ़ते 90 पहुंचा, कोस थीटा 1 से घटते घटते 0 हो गया। जैसे आप थीटा बढ़ाओगे तो कोस थीटा की वैल्यू घटेगी, यानी फ्रिक्शन की वैल्यू घटेगी, यानी फ्रिक्शन उस सरफेस पर कम लगेगा जो ज्यादा बड़े एंगल पर झुका हुआ है। तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि बिल्कुल दो एक जैसे सरफेस है मेरे पास, बिल्कुल एक जैसे, एक ये 30 डिग्री पर झुका हुआ है और एक ये झुका हुआ है 60 डिग्री पर, 60 पर, बिल्कुल एक जैसे सरफेस है और दोनों के ऊपर सेम ही मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो फ्रिक्शन कहां पे कम लगेगा, इस 60 डिग्री वाले पे। यहां वस्तु तेजी से फिसलते हुए क्यों नीचे आएगी, क्योंकि फ्रिक्शन उतना नहीं लग रहा इस पे। तो जैसे थीटा बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू घट जाएगी। तो फ्रिक्शन का हमारे पास में एक कंप्लीट पैकेज क्या निकल के आया कि जब कोई वस्तु किसी सरफेस पे होती है, अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रहा हो आगे की तरफ, यानी वस्तु आगे की तरफ फिसलना चाह रही हो, तो घर्षण पीछे की तरफ लगेगा। घर्षण का जो मान होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि सरफेस के नॉर्मल रिएक्शन क्या है। यही नॉर्मल रिएक्शन अगर बिल्कुल प्लेन सरफेस हो तो यही नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होती है, तो फ्रिक्शन वहां पे mg बन जाता है, म्यू mg। लेकिन यही रिएक्शन एक इंक्लाइंड सरफेस पे mg कोस थीटा के बराबर होती है, तो इसलिए वहां पर हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, म्यू mg कोस थीटा, है ना। क्योंकि ये आर की जो वैल्यू है वो डिपेंड इस बात पे करेगी, मैंने साइन तो लिख दिया, अरे तुमने ध्यान नहीं दिया कोई से ने, यहाँ पे आर की वैल्यू mg कोस थीटा के बराबर है। क्या पढ़ाई कर रहे हो तुम, थोड़ा भी ध्यान नहीं तुम्हारा, mg कोस थीटा, तो म्यू mg कोस थीटा। तो हमारे पास में भाई ये बात समझो ना आप कि नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे किसके द्वारा बैलेंस हो रही है, mg कोस थीटा। तो यहाँ पे आर mg कोस थीटा के बराबर है और यहाँ पे केवल किसके बराबर था, यहाँ पे आर mg के बराबर था। फिर हमने क्या समझा कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा, कोस थीटा की वैल्यू घटेगी, यानी कि फ्रिक्शन का मान कम होना शुरू हो जाएगा। ये दो तीन बातें मैंने यहां से पढ़ाई आपको। अब क्वेश्चन शुरू होते हैं आपसे पूछने। अब मुझे पता चलेगा आप कितने ध्यान से सारी बातें सुन रहे थे। तो पहली स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। दो स्टेटमेंट लिखूंगा मैं। स्टेटमेंट 1, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज, अपोजेज की सही है स्पेलिंग, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द मोशन, घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है। स्टेटमेंट सही है कि गलत है, आसान आसान स्टेटमेंट रहेंगी दो। घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है। स्टेटमेंट आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। मनोज का एक आंसर हमारे पास में आया। मनोज भाई क्या हुआ, सारे क्वेश्चन गलत करोगे तुम, एक भी ठीक नहीं आ रहा तुम्हारा आज, क्या हुआ। और आज नहाना बहुत जरूरी है, मकर संक्रांति को बता दूं मैं, जो नहीं नहाता अगले जन्म में गधा बनता है, हमारे यहाँ तो भाई ये कहावत है। निर्मल, शुभम, संजू, रंजन, जितने बच्चे कह रहे हैं ट्रू, उन सबका गलत है। फ्रिक्शन हमेशा गति का विरोध करता है, ये स्टेटमेंट है रोंग, रोंग, गलत या फॉल्स, जो भी आप लिखना चाहो। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पर। अब शायद आप समझ जाओ कि स्टेटमेंट गलत क्यों थी। स्टेटमेंट 2,
फ्रिक्शन ऑलवेज opposes द रिलेटिव मोशन। घर्षण हमेशा सापेक्ष गति का विरोध करता है। घर्षण हमेशा सापेक्ष गति का विरोध करता है। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, करेक्ट है, ये फॉल्स। देखो आप कहेंगे सर इनमें क्या फर्क है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये बेटा देखो, फ्रिक्शन हमेशा सापेक्ष गति का विरोध करने का मतलब पता क्या है कि अगर कोई वस्तु आगे की तरफ भाग रही है तो रिलेटिव मोशन का अपोज करने का मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट आगे की तरफ फिसलना चाह रहा है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, उसके रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा कि भाई आपकी टेंडेंसी किधर को जाने की है, आप आगे जाना चाह रहे हो तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, आप पीछे जाना चाह रहे हो तो आगे लगेगा। ये कहना कि फ्रिक्शन हमेशा गति का विरोध करता है सही नहीं है। घर्षण कई बार आपको गति का सपोर्ट करते हुए मिलेगा। अगर वहां घर्षण ना होता तो वस्तु गति ना कर पाती। घर्षण गति का बहुत बार सपोर्ट भी करेगा, लेकिन जहां पे गति का सपोर्ट कर रहा होगा वहां पर भी वो रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा होगा। ये बात एग्जांपल से तो समझ में आ सकती है, वैसे कहानी से समझ में नहीं आएगी। अब एक हम एग्जांपल लेंगे जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि जहां पे आपको दिखेगा कि घर्षण सापेक्ष गति का विरोध कर रहा होगा रिलेटिव मोशन का, लेकिन मोशन को सपोर्ट कर रहा होगा। रिलेटिव मोशन का अपोज करना और मोशन को सपोर्ट करते भी ऐसे एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे। यहां देखना तो शायद आपको फिर ये दोनों लाइनें समझ में आ जाएंगी। ये हमारे पास में एक सरफेस है, इसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा। ये मान लो बेटा, एक मैंने समझाने के लिए समझो, ज्यादा बड़े समझ में आएगा आपको। ये एक ईंट रखी हुई है, बचपन में ईंट होते ना जमीन पर, हम ईंट रख के कई बार ऐसे सरकाते थे, छोटे थे बचपन में हम। उसके ऊपर एक ईंट और रखी हुई है, ये वाली छोटे वाली। अब हुआ क्या, एक बड़ी ईंट के ऊपर आपने एक छोटी वाली ईंट रख दी और इस बड़े वाली ईंट पे आपने ऐसे हाथ रखा और धक्का मारा। इसे आप आगे की तरफ को धक्का मार रहे हैं, इस पर आप फोर्स लगा रहे हैं इधर को। अब मुझे एक बताओ, अगर ये जो बड़े वाली ईंट है, जब आप इसे सोचो कि अपने बचपन में याद करो, आपकी एक ईंट रखी है आपकी छत पे रख रखी है आपने, और बड़े वाली ईंट को आप ऐसे सरका रहे हैं, धक्का मार रहे हैं। तो अगर आप बड़े वाली ईंट पे इधर को धक्का मारेंगे, उधर को भागना चाहेगी वो, तो फ्रिक्शन करता रिलेटिव मोशन को अपोज। अगर ये ईंट पे, अगर आप पत्थर, अगर इस ईंट पे आप फोर्स इधर को लगा रहे हो तो उससे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। तो यहां तक तो कोई समस्या हमें नहीं है ना। लेकिन अब दिमाग हमारा कहां पे चकरा कि बड़े वाली ईंट के ऊपर छोटी ईंट रखी थी, अब मैं बड़ी वाली ईंट पे धक्का मार रहा हूं तो उसके ऊपर जो छोटी ईंट रखी है ना, वो भी साथ साथ चल रही है। होता था ना ऐसे, बड़ी ईंट के ऊपर छोटी ईंट रखी है, आप बड़े वाली ईंट पे फोर्स लगा रहे हैं तो साथ में छोटे वाली भी साथ साथ चल रही है। हमने कहा ये तो न्यूटन का नियम फेल हो जा रहा है। न्यूटन ने कहा था कि कोई वस्तु जिस स्टेट में उस स्टेट में रहेगी जब तक कि आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। अब मैं फोर्स तो लगा रहा हूं बड़े वाली ईंट पे, तो बड़े वाली ईंट आगे की तरफ को जा रही है, बड़े वाली ईंट मोशन में आ रही है, हमें समझ में आ रहा है। लेकिन इसके ऊपर रखी हुई छोटी ईंट क्यों मोशन में है? यानी 100% इस छोटे वाली ईंट पर भी कोई फोर्स लग रहा होगा, वरना ये मोशन में नहीं आ सकती। क्योंकि फोर्स ही वो बाह्य कारक है, बल ही वह एक्सटर्नल एजेंसी है जो किसी वस्तु को मोशन में ला सकती है। अब बड़ी ईंट के ऊपर रखे छोटी ईंट में फोर्स लगा रहा हूं बड़ी वाली ईंट पे, बड़े वाली आगे जाए तो समझ में आए, लेकिन छोटे वाली साथ में आगे क्यों जा रही है? यानी छोटे वाली पे भी कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा होगा, और यहाँ पे एक ही फोर्स काम कर रहा है। वो क्या है? दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, अगर ये छोटे वाली ईंट भी इसके साथ साथ बड़े वाली के आगे जा रही है, यानी यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा छोटे वाली ईंट पर, वो आगे की तरफ लग रहा होगा। यानी यहाँ पे जो फ्रिक्शन है जो छोटे वाली ईंट पर लग रहा है, वो इसके मोशन को सपोर्ट कर रहा है। इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही तो छोटे वाली ईंट भी साथ साथ में आगे जा रही है। अगर देखो इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन ना होता, ये बड़े वाली ईंट के ऊपर ये छोटी वाली ईंट बिल्कुल चिकनी होती, दोनों बिल्कुल स्मूथ चिकनी होती। मान लो कि आपने एक ईंट लिए के लिए बिल्कुल तेल वेल में डबो के बिल्कुल चिकना कर लिया आपने, बड़ी के ऊपर रखी छोटी ईंट, तो जैसे बेटा आप बड़े वाली पर धक्का मारोगे तो बड़े वाली ईंट तो आगे निकल जाएगी और ये छोटे वाली पीछे रह जाएगी वहीं के वहीं। इनके बीच में जब फ्रिक्शन होता है ना, दोनों ईंट उबड़ खाबड़ सी होती है, रफ होती है, तभी ऐसा होता है कि आप बड़े वाली ईंट पे फोर्स लगाओ और छोटे वाली भी साथ साथ आगे चल रही हो। तो यहाँ पे जो छोटे वाली पे जो फ्रिक्शन लगा वो इसकी गति का
क्या कर रहा है, सपोर्ट। लेकिन रिलेटिव मोशन यहाँ पे भी अपोज हो रहा है। देखो रिलेटिव मोशन यहाँ क्यों अपोज हो रहा है, जब बड़े वाली ईंट पर धक्का मारते हो, बड़े वाली ईंट आगे की तरफ को जाती है, तो छोटे वाली ईंट पीछे की तरफ गिरना चाहती है। आपको सोचो अगर इनके बीच में फ्रिक्शन ना होता तो छोटे वाली पीछे गिरती, अब छोटे वाली गिरना चाह रही है पीछे, तो इसलिए इसमें फ्रिक्शन कहां पे लग रहा है, आगे की तरफ। तो रिलेटिव मोशन तो यहां पर भी अपोज हो रहा है। भाई बड़े वाली ईंट पे आपने फोर्स लगाया, बड़े वाली ईंट जा रही है आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज। बड़ी वाली ईंट पे आपने फोर्स लगाया आगे, तो यहाँ फ्रिक्शन लगा पीछे की तरफ, क्योंकि ईंट अगर आगे जाएगी तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे। लेकिन जो इसके ऊपर ईंट रखी हुई है वो क्या करेगी, जब बड़े वाली ईंट पे धक्का मारोगे तो छोटे वाली पीछे की तरफ गिरना चाहेगी, तो उसमें फ्रिक्शन कहां लग रहा है, आगे की तरफ। तो रिलेटिव मोशन यहां पर भी अपोज कर रहा है फ्रिक्शन, और रिलेटिव मोशन यहां पर भी अपोज कर रहा है। तो रिलेटिव मोशन का दोनों जगह अपोज हो रहा है, लेकिन इस केस में फ्रिक्शन इस वाली ईंट के मोशन को सपोर्ट भी कर रहा है। इसलिए हमने बोला पिछले वाले स्टेटमेंट में कि फ्रिक्शन हमेशा गति का विरोध करता है, बात सही नहीं है। फ्रिक्शन कई बार गति का सपोर्ट भी कर रहा होता है, लेकिन जहां वो गति का सपोर्ट कर रहा है, रिलेटिव मोशन वहां पर भी अपोज हो रहा है, क्योंकि छोटे वाला जो पत्थर था वो गिरना पीछे जा रहा है, तो फ्रिक्शन उस पर कहां लग रहा है, आगे की तरफ। तो ये स्टेटमेंट सही है कि घर्षण हमेशा सापेक्ष गति का विरोध करता है। घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है जरूरी नहीं है, वो कई बार गति को सपोर्ट भी कर रहा होगा। अगर घर्षण ना होता, अगर फ्रिक्शन ना हो, तो फिर कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि बड़े वाली ईंट के ऊपर छोटे वाली ईंट रखी और वो साथ में छोटे वाली भी चल पड़े। जब उनके बीच में घर्षण होता है, उस घर्षण की वजह से छोटे वाली आगे बढ़ती है। अगर घर्षण ना होता तो अगर आप यहाँ पे बहुत सारी ईंट रखी हुई है, नीचे वाली पर अगर आप फोर्स लगाते तो नीचे वाली ही आगे को बढ़ती, बाकी सारी की सारी कहां गिर पड़ती, पीछे की तरफ। अरे ये दोनों स्टेटमेंट जो बच्चे शुरू से क्लास देख रहे हैं, उन्हें दोनों बातें समझ में आई कि मैं इन दोनों बातों के द्वारा कहना क्या चाह रहा हूं। रिलेटिव मोशन को समझो कि टेंडेंसी किधर को है ऑब्जेक्ट की गिरने की। अगर ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी आगे की तरफ गिरने की है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, और पीछे गिरने की है तो आगे की तरफ लगेगा। अगर सेम साइज हो तो सेम साइज भी रख लो, तो सेम साइज में भी अगर वो दोनों साथ साथ चल रही हैं तो इसका मतलब यही है कि आप फोर्स तो लगा रहे हैं नीचे वाली पे। अगर ये आप इसके ऊपर आपने दोनों सेम साइज के रखे हैं, सेम साइज के रख लो, एक के ऊपर एक रख लो। आप क्या कर रहे हो, छोटे नीचे वाली ईंट पर फोर्स लगा रहे हैं, अगर ऊपर वाली साथ में चल रही है तो ऊपर वाले फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है, क्योंकि कोई भी चीज अगर मोशन में है तो वहां फोर्स होना जरूरी है। तो फोर्स तो मैंने केवल नीचे वाली ईंट पे लगाया, अगर बड़े वाली भी अगर मोशन में आ रही है तो यानी उसके ऊपर भी कोई फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ही है। और इन दोनों ईंट के बीच में अगर चिकनाहट हो तो नीचे वाली पे आप फोर्स लगाओगे, नीचे वाली आगे बढ़ जाएगी, और इनर्शिया की वजह से ऊपर वाली वहीं की वहीं गिर पड़ेगी। क्लियर होगी बात, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा अब यहां पर हम एक क्वेश्चन मैं आपसे और चाहूंगा कि आप ये वाला क्वेश्चन जरूर करें। जब मैंने अभी इंक्लाइंड प्लेन पढ़ा है ना, तो इस इंक्लाइंड प्लेन में क्वेश्चन बताना, ये आप कई बार प्रीवियस ईयर में आपको दिख सकता है। ऑप्शन में अभी आपको दूंगा। ये मेरे पास में बेटा एक इंक्लाइंड सरफेस है थीटा एंगल पर, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये जमीन से h हाइट ऊपर है, और ये जो इंक्लाइंड जो सरफेस है इसकी लेंथ है l। अब यहां से एक ऑब्जेक्ट फिसलते फिसलते हुए नीचे आ रहा है, यहां पे आके टक्कर मारी उसने। ये पूछ रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक इंक्लाइंड सरफेस के टॉप पर रखा हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक इंक्लाइंड सरफेस के टॉप पर रखा हुआ है, तो अगर वो यहां से रखा हुआ था और वो फिसल के नीचे की तरफ आ रहा है, मान लो ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, घर्षण रहित, या कोई घर्षण काम नहीं कर रहा, बिल्कुल चिकनी सरफेस है, आपने चोटी पे एक पत्थर रखा और फिसल के बिल्कुल नीचे तक आया, तो उसे नीचे तक आने में कितना समय लगेगा वो समय आपको बताना है। ठीक है, तो देखेंगे उसका ऑप्शन है आपके पास में, एक ऑप्शन है अंडर रूट L/G, एक ऑप्शन है साइन थीटा अंडर रूट 2h/g, एक ऑप्शन है हमारे पास 1/sin थीटा अंडर रूट 2h/g, एक ऑप्शन है हमारे पास में अंडर रूट 2h/g। ये चार ऑप्शन है। आपको बताना है कि टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच द बॉटम ऑफ दिस इंक्लाइंड सरफेस। तो इस ऑब्जेक्ट को, इस पत्थर को
इस इंक्लाइंड सरफेस के बिल्कुल नीचे तक आने में, बॉटम तक आने में कितना समय लगेगा, ये टाइम आपको निकालना है। हाँ हो जाएंगे सुलेमान। हम्म देखो, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं आंसर। शुभम का उसमें ठीक है, रविकांत का गलत है, अक्षय, आशीष, सृष्टि, अमन, मनोज, लाइन से कुछ आंसर हमारे पास पहुंच रहे हैं। अच्छा ये बात समझो, जैसे आपने ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा, ठीक यहाँ पर, तो अब यहां से स्टार्ट करेगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो शुरुआत जब करेगा जीरो की वेलोसिटी से। अच्छा इसे कितनी बेटर डिस्टेंस चलनी है, यहां से लेकर यहां तक आएगा तो इसे एल डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। अच्छा जब कोई चीज इनक्लाइंड सरफेस से फिसलते हुए आएगी तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जी साइन थीटा के बराबर। ये बस ये काम का पॉइंट था यहाँ। देखो जब भी कोई चीज मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में, अगर कोई चीज बेटा बिल्कुल सीधे नीचे गिरे तो मैंने कहा था कि उसका एक्सेलरेशन होता है जी के बराबर। कोई चीज सीधे ऊपर जाए तो उसका एक्सेलरेशन होता है माइनस जी के बराबर। इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण हमने किए थे। अगर कोई वस्तु बिल्कुल वर्टिकली ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ आए तो उसका एक्सेलरेशन हम सभी ने क्या पढ़ रखा है, जी साइन थीटा पढ़ रखा है, सॉरी ए पढ़ रखा है। जब कोई वस्तु सीधे नीचे आए तो उसका एक्सेलरेशन हमने पढ़ रखा है जी के बराबर, और सीधे ऊपर जाएगी तो माइनस जी। लेकिन यहाँ पे वस्तु बेटा सीधे नीचे नहीं आ रही, ये इनक्लाइंड सरफेस से फिसलते हुए आ रही है, तो इसका एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा के बराबर। क्यों, याद करो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बनाया था आपके साथ में, और यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था कि जब कोई वस्तु इनक्लाइंड सरफेस पे होती है ना तो वो एम जी साइन थीटा की वजह से नीचे आती है। अभी जो मैंने सरफेस लिया वो लिया फ्रिक्शन लेस, तो वहां कोई घर्षण काम नहीं कर रहा, यानी जो पत्थर मेरा फिसलते हुए नीचे की तरफ आ रहा है वो एम जी साइन थीटा की वजह से आ रहा है, तो यानी उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, एम जी साइन थीटा के बराबर। तो एफ इजगल टू होता है एम में, तो एम में किसके बराबर हो गया, एम जी साइन थीटा, तो एम से एम कट गया तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, जी साइन थीटा। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर इंक्लाइंड सरफेस पे फिसलते हुए आए तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो जी साइन थीटा के बराबर है। तो हमने क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई चीज बिल्कुल सीधे नीचे आए, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ आए, तो उसका एक्सेलरेशन होता है जी। लेकिन कोई चीज अगर इंक्लाइंड सरफेस से फिसलते हुए आएगी तो उसका एक्सेलरेशन जी नहीं होगा, जी साइन थीटा होगा। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं, आपको टाइम निकालना है, आप लगा दो एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कितनी डिस्टेंस चल रहा है आपका ऑब्जेक्ट, एल के बराबर। जस्ट यहां से उसने चलना शुरू किया तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, नीचे वाला पार्ट जीरो हो गया, एक्सेलरेशन हो गया जी साइन थीटा, ये हो गया टी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बन गए, 2l इजकल टू जी साइन थीटा टी स्क्वायर। अगर मैं ऐसे टी की वैल्यू निकाल लूंगा तो आएगा अंडर रूट 2l अपॉन जी साइन थीटा, ये आएगा। अगर आप इसमें देखें हमारा आंसर है अंडर रूट 2l बाई जी साइन थीटा, यानी 2l बाई जी वाला तो हमारा आंसर नहीं है ना। अब हमारे पास जो ऑप्शन है उन सब में लिखा हुआ है एच एच, यानी मुझे इस एल को एच में बदलना पड़ेगा। देखो मेरे पास परपेंडिकुलर भी, हाइपोटेनस भी है, लंब भी है और कर्ण भी है, तो साइन थीटा लगा दो। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एच बाई एल हो जाएगा। तो एल की वैल्यू निकालेंगे, यहां से क्या आ जाएगी, एच अपॉन साइन थीटा आ जाएगी। एल की वैल्यू आ गई एच अपॉन साइन थीटा, यहां पे पुट कर दो एच अपॉन साइन थीटा, और ये जी साइन थीटा अलग से लिखा हुआ है ही। तो दो साइन थीटा में से एक साइन थीटा आ जाएगा बाहर, तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा
अंडर रूट एच बाई जी। तो हमारा आंसर क्या बनेगा इसका? सी ऑप्शन। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगर आप प्रीवियस ईयर करेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर में दिखाई देगा ये, कि अगर कोई वस्तु इनक्लाइंड सरफेस पे फिसलते हुए आ रही है तो उसे नीचे आने में टाइम लगता है 1/sin θ अंडर रूट एच बाई अंडर रूट 2h/g। अगर ये बेटा वस्तु जो है, अगर मैं सीधे ऐसे आ रही होती है, अगर कोई वस्तु यहां पर रखी हुई है यहां पर, और वो नीचे गिरे h हाइट तक, अगर बिल्कुल सीधे नीचे गिरे तो उसे नीचे तक आने में टाइम लगता है अंडर रूट 2h/g। तो अगर कोई वस्तु बिल्कुल सीधे नीचे की तरफ आ रही हो, अगर वो h हाइट पे कोई वस्तु है, तो उस h हाइट पर रखी वस्तु को नीचे तक आने में जो समय लगता है वो अंडर रूट 2h/g होता है। तो ये जो आंसर है अंडर रूट 2h/g, ये आंसर उन बच्चों का सही होता अगर हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल h हाइट से सीधे नीचे गिर रहा होता। तो अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है ये ऐसे ना आ रहा होता इंक्लाइंड सरफेस पे फिसलते हुए, अगर ये यहां से नीचे गिर रहा होता तो हमारा आंसर आता अंडर रूट 2h/g। क्यों? क्योंकि फिर एक्सेलरेशन जो होता वो g sin θ ना होता, खाली g होता। तो यहाँ पे sin θ होता ही ना, खाली g होता है ना, और कितना वो गिर रहा होता, h हाइट से गिर रहा होता, तो यहाँ पे h आ जाता। तो फिर हमारा आंसर बनता ये। लेकिन जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो h हाइट से सीधे नीचे नहीं गिर रहा, वो इनक्लाइंड सरफेस पर फिसलते हुए आ रहा है, तो हमारा आंसर आया 1/sin θ अंडर रूट 2h/g। ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? इसे आप चाहो तो इस वाले को भी प्रूफ कर सकते हो। भाई h हाइट पे ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। इसे कितनी डिस्टेंस चलनी है? हाइट के बराबर चलनी है। कोई ऑब्जेक्ट सीधे नीचे आएगा तो उसका एक्सेलरेशन हमने पढ़ रखा है g होता है। टाइम निकालना है तो निकाल दो, s = ut + ½ at²। तो कितना डिस्टेंस चलना है? इस हाइट के बराबर, इनिशियल वेलोसिटी है 0। अब a की वैल्यू खाली g लिखेंगे हम, क्योंकि ऑब्जेक्ट सीधे नीचे गिर रहा है। तो t² कितना हो जाएगा हमारा? 2h/g। तो t की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2h/g के बराबर। ठीक है? अरे हाँ या ना? अगर ये बात समझ में आई है तो एक बार y लिखेंगे, नहीं आया तो n लिखेंगे। मुझे पता चलना चाहिए कितने बच्चों तक बात सही से पहुंच पा रही है। शर्त वही है कि वही बच्चा कमेंट करे जो आज की क्लास में कुछ शुरू से बैठा हो, ठीक 11:15 बजे से, और जिसने पीछे की सारी क्लास ले रखी हो, है ना। जो तभी तो सही से पता चलेगा। आप किसी क्लास में हैं, किसी में नहीं है, तो फिर आप नहीं सही से बता पाएंगे। हम्म, आ गया? बहुत बढ़िया। एक नितेश को नहीं आया पूरी क्लास में, से कम आया, बाकी सबको समझ में आ गया। प्रिया हो, निर्मल हो, गजाला हो, संजू हो, रंजन हो, ऋचा, दिलकुश, एमो, शुभम, प्रिंस, प्रभास, ओके, मनोज, साक्षी, अतुल, बहुत बढ़िया। भाई नितेश, कहाँ बेटा, कहाँ समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, ये बताओ। पूरी क्लास में एकमात्र अकेले बच्चे तुम ऐसे हो जिसे चीज समझ में नहीं आई। या तो आपने पहले इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण नहीं करे हैं, या तो ये वजह हो सकती है। हमने आपको बता रखा है कि भाई देखो, जब भी कोई वस्तु नीचे की तरफ जाए, गिरे या ऊपर की तरफ जाए, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटी की वजह से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण हिंदी में। तो अगर कोई वस्तु सीधे नीचे आ रही हो तो हमने कहा था कि उस वस्तु का त्वरण एक्सेलरेशन होता है जी के बराबर। कोई वस्तु ऊपर जा रही हो सीधे वर्टिकली, तो उसका एक्सेलरेशन होता है -g के बराबर। लेकिन यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकली ना तो डाउनवर्ड आ रहा, ना वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, ना सीधे ऊपर ना सीधे नीचे। अब यहाँ पर वो आ रहा है एक इंक्लाइंड सरफेस पर फिसलते हुए। तो वो अब जब फिसलते हुए नीचे की तरफ आएगा ना, तो उसका एक्सेलरेशन g sin θ के बराबर बनेगा। क्योंकि जब कोई वस्तु सीधे नीचे आती है तो वो नीचे आती है mg की वजह से। F = होता है m में,
तो एफ की जगह एम जी पुट कर देते हैं, तो एम जी इजगल टू एम में एम से एम कट के ए बराबर जी आ जाता है। लेकिन जब कोई वस्तु इंक्लाइंड सरफेस में फिसलते हुए आती है तो एम जी की वजह से नीचे नहीं आती, वो एम जी साइन थीटा की वजह से नीचे आती है। तो एफ इजगल टू होता है एम में, तो एफ हो गया एम जी साइन थीटा, एफ की जगह एम में रखेंगे तो एम इजगल टू एम जी साइन थीटा, कट के मैंने बताया आपको ए जी साइन थीटा बन जाता है। तो अब सीधे याद रखो कि जब कोई वस्तु इंक्लाइंड सरफेस में फिसलते हुए आएगी तो उसका एक्सेलरेशन हम जी साइन थीटा पुट करेंगे, तो वहां से हमारा आंसर ये बना। और जबकि जब सीधे बिल्कुल नीचे आएगी तो उसका एक्सेलरेशन जी के बराबर होगा, तो ये बना, है ना। बाकी भाई आई होप कि थोड़ा थोड़ा आपको कुछ ना कुछ पता चल रहा होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, ठीक। अब ये हमारे पास में कुछ बातें हुई फ्रिक्शन के बारे में। अब मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा, ये आपको बताना है। द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज, द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज, पहला ऑप्शन लिखा है इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज जीरो, इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। आपको बताना है बेटा कि घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य, घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य, पहले ऑप्शन में लिखा है हमेशा धनात्मक, फिर ऋणात्मक, एक में लिखा हमेशा जीरो, एक में लिखा धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य। तो आपको बताना है कि घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है। सोच के क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, आज लोगों को जो हम क्लास ले रहे हैं इसमें कुछ फर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कुछ डिफरेंस महसूस हो रहा हो? प्रजापति मनोज का ठीक है, मनोज ने देखो सही कर दिया इस बार। सतीश, प्रिंस, प्रभास, रविकांत सबका ठीक देखो बेटा। जो फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा जो किया गया कार्य होता है ना, जितने बच्चे लिख रहे हैं कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी, उन सबका बिल्कुल ठीक है, बाकी सबका गलत है। जो एक आध बच्चा शायद ये सोच रहा होगा कि घर्षण हमेशा नेगेटिव कार्य करेगा, नहीं। तो फ्रिक्शन पॉजिटिव वर्क भी कर सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी। आपको सोचो, जो मैंने अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया था, इस वाले एग्जाम्पल में यहां देखना बेटा, इस ऑब्जेक्ट पे मैंने एफ फोर्स लगाया, तो फोर्स अगर इधर लगाया, ये बड़े वाला ब्लॉक आगे की तरफ को जा रहा है। अगर ये आगे फिसलना चाह रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। फ्रिक्शन का काम है रिलेटिव मोशन को अपोज करना। वो ये देखेगा कि पत्थर की टेंडेंसी किधर को जाने की है। ऑब्जेक्ट आगे जाना चाह रहा है तो फ्रिक्शन लगा पीछे की तरफ। लेकिन जो छोटे वाला है, अभी इस समय फोर्स लगा रहा हूं, अगर यहाँ फ्रिक्शन ना होता तो पीछे की तरफ को गिरता, स्लिप करता पीछे की तरफ को। लेकिन ये भी साथ में अगर आगे जा रहा है, नहीं, इससे फ्रिक्शन लग रहा है आगे। तो बड़े ध्यान समझो, इस वाले केस में ये बेटा जो इस वाले, ये मान लो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया F1 और यहाँ पर लिख दिया मैंने यहाँ पे से ये वाला फ्रिक्शन है F2। अब ये मान लो कि ये जो हमारे दोनों ऑब्जेक्ट थे, बड़े के ऊपर छोटा मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि मेरे लिए बोलना आसान रहे कि बड़ा का मतलब नीचे वाला, छोटे का मतलब ऊपर वाला। ये दोनों बराबर भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। अब देखो, ये कुछ देर के बाद में बड़े वाले पे फोर्स लगाया मैंने ऐसे, तो फ्रिक्शन F1 लगा इधर को और इस पर लगा फ्रिक्शन F2 इधर को। ये कुछ देर के बाद बेटा यहां चले गए, एस डिस्प्लेसमेंट हो गया इनका। अगर मैं आपसे कहूं कि जो यहाँ पे जो F1 फ्रिक्शनल फोर्स है, इसके द्वारा किया गया कार्य कैसा, आप कहेंगे सर नेगेटिव है। भाई ऑब्जेक्ट जो है वो जा रहा आगे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट तो आगे की तरफ है, और ये फ्रिक्शनल फोर्स F1 लग रहा है पीछे की तरफ। यानी इस F1 ने जो वर्क किया, वर्क डन बाय F1, वर्क डन बाय F1, तो बेटा वो कैसा है, नेगेटिव।
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वर्क नेगेटिव कब होगा, कि ऑब्जेक्ट जा रहा हो आगे और फोर्स लग रहा हो पीछे। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, बर और विस्थापन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वर्क तो नेगेटिव आएगा ही, है ना। ये हमने पढ़ रखा वर्क वाले चैप्टर में। लेकिन अगर आप यहां पे देखें, ये जो F2 ने वर्क किया, वर्क डन बाय F2, ये भी तो फ्रिक्शनल फोर्स है। अब ये F2 कहां लग रहा है, आगे की तरफ, और ऑब्जेक्ट भी मेरा आगे ही पहुंच गया, तो इसके द्वारा क्या क्या कार्य कैसा हो गया, पॉजिटिव। इसने जो काम किया है वो कैसा किया है, पॉजिटिव काम किया है। समझ रहे बात को। तो यानी कि फ्रिक्शन ने यहाँ पर, ये फ्रिक्शन लग रहा है इस बड़े वाले ऑब्जेक्ट पे, ये बड़ा वाला ऑब्जेक्ट पहुंच गया आगे, तो डिस्प्लेसमेंट तो उसका इस डायरेक्शन में है, और F1 लग रहा है पीछे, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वर्क नेगेटिव आता है। लेकिन अगर मैं F2 को देखूं, ये F2 कहां लग रहा है, आगे की तरफ, और ये ऑब्जेक्ट भी आगे की तरफ ही गया। ये ऑब्जेक्ट अभी यहां रखा था, ये चला गया यहाँ, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो F2 ने जो कार्य किया वो पॉजिटिव है। तो फ्रिक्शन जरूरी नहीं कि हमेशा नेगेटिव काम ही करे। जनरली होता क्या है कि हमें क्या लगता है कि भाई वस्तु आगे की तरफ चल रही है, फ्रिक्शन कहां लग रहा है, पीछे की तरफ, तो अब वस्तु आगे की तरफ जा रही है और कुछ फ्रिक्शन उसे अपोज कर रहा है, तो हमें लगता है कि फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव काम करता है, ये तो डिस्प्लेसमेंट की विपरीत दिशा में ही होता है, तो हम नेगेटिव मान लेते हैं। जबकि फ्रिक्शन देखो यहाँ पे जो F2 जो है वो आगे की तरफ लग रहा है और ऑब्जेक्ट भी हमारा आगे जा रहा है, तो यहाँ फोर्स ने पॉजिटिव काम कर दिया। फ्रिक्शन हमारा जीरो काम भी कर सकता है। याद करो मैंने आपको बताया था कि आप कोई बाइक लेके जा रहे हैं, तो जब आपकी बाइक किसी मोड़ पे मुड़ती है, तो किसी चीज को एक सर्कुलर मोशन में आने के लिए, वृत्तीय गति में आने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्र बल चाहिए। तो मैंने आपसे बोला था कि जब आप अपनी बाइक को किसी मोड़ पे मोड़ते हैं, तो उस बाइक को मुड़ने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्र बल चाहिए वो कहां से मिलता है, साइकिल के टायर और जमीन के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है। यानी कि जब मैं अपने साइकिल को किसी मोड़ पे मोड़ता हूं, मान लो कि मैंने यहाँ पे साइकिल को मोड़ पे मोड़ना है, ठीक है, तो मुड़ने के लिए हमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलता है, फ्रिक्शनल फोर्स से। तो यानी कि जब मेरी बाइक किसी मोड़ पर मुड़ेगी, मेरी बाइक किसी कर्व पाथ पर मुड़ेगी, तो मुड़ने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्र बल जो सेंटर की तरफ लगता है वो फ्रिक्शनल फोर्स से मिलता है। अब फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इधर को, और मेरी साइकिल जो भाग रही इधर को जा रही है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री। और वर्क वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तो वहां वर्क डन होता है जीरो। वहां लिखवाया भी था मैंने आपको कि वर्क डन बाय फोर्स इन सर्कुलर मोशन इज जीरो। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स, जब कोई वस्तु सर्कुलर पाथ पे घूमती है, तो वहां पे जो वर्क डन है फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा किया गया वो जीरो है, और यहाँ वर्क डन फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा पॉजिटिव है, और यहाँ पे वर्क डन जो है फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा नेगेटिव है। तो हमने क्या बोला कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो तीनों चीज ध्यान रखना। अगर फ्रिक्शन जो है गति का सपोर्ट कर रहा है, फ्रिक्शन की वजह से वस्तु आगे की तरफ जा रही है, अगर फ्रिक्शन गति का सपोर्ट कर रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। अगर फ्रिक्शन गति का विरोध कर रहा है तो फ्रिक्शन नेगेटिव आएगा। अगर फ्रिक्शन की वजह से वस्तु सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो उसके द्वारा किया गया कार्य जीरो आएगा। तो तीनों केस संभव हो सकते हैं, ठीक है। याद करो, बताया था ना कि जैसे आपने एक पत्थर पर धागा बांधा, वो पत्थर को आप ऐसे से घुमा रहे हैं, तो पत्थर आपका सर्कुलर मोशन में है, वृत्तीय गति में। तो मैंने आपको बोला था कि वृत्तीय गति में अगर कोई चीज है तो घुमाने के लिए एक अभिकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। जब पत्थर में धागा बांध के ऐसे घुमाते हैं तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, धागे का टेंशन, तनाव। ये बताया था आपको मैंने। एक ऐसे मैंने बोला था कि जब आप किसी बाइक को अपने मोड़ पर मोड़ते हैं तो मुड़ने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो जमीन और टायर के फ्रिक्शन से मिलता है। एक मैंने आपको बताया था कि धरती सूर्य के चक्कर काट रही है, घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रहा है, धरती और सूर्य के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उनके अट्रैक्शन की वजह से मिल रहा है। ये सारी बातें बता रखी हैं आपको क्लास में। तो अभी के लिए आप क्या ध्यान रखेंगे कि फ्रिक्शन पॉजिटिव काम भी कर सकता है, नेगेटिव काम भी कर सकता है, और जीरो काम भी कर सकता है, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के प्रकार। तो एक काम करते हैं, हमारे पास टाइम कम है तो आपको एंगल ऑफ रिपोज पढ़ा देता हूँ पहले मैं, ये इंपॉर्टेंट भी है। एंगल ऑफ रिपोज, ये हमारे पास एक थीटा,
अब मुझे एक चीज बताओ, हाँ सैटेलाइट जब घूमता है धरती के चारों तरफ, तो मैंने कहा था उसकी टोटल एनर्जी होती है नेगेटिव। टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है मनोज बाउंडेड स्टेट के लिए। तो जैसे सैटेलाइट उपग्रह धरती के चक्कर काट रहा हो, एक फिक्स पाथ पे घूम रहा है, तो उसकी कुल ऊर्जा नेगेटिव होगी। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर काट रहा है, वो भी बाउंडेड है, बंधा हुआ है, उसकी टोटल एनर्जी भी नेगेटिव होगी। तो बाउंडेड स्टेट की टोटल एनर्जी नेगेटिव मैंने लिखवा रखा है। ठीक है, अब यहाँ जाओ। अच्छा एक काम करो, सब बच्चे रजिस्टर ले लो या किताब ले लो, है ना। इरेस्टर आपका ऐसा है, इसके ऊपर आप कोई एक रबड़ रख दो, इरेजर रबड़ है ना, रख दिया आपने, कोई भी छोटी सी चीज रख दो। अब धीरे धीरे अपनी किताब को ऐसे खोलना, ऐसे खोलना धीरे धीरे किताब को ना, जैसे जैसे भी खोल पाओ ऐसे खोलना। ठीक, अब देखो, अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे मैं अगर अपने हाथ से बताऊं, मैंने यहाँ पे एक रबड़ रख रखी है, अगर मैं धीरे धीरे एंगल बढ़ाऊं, एंगल बढ़ाऊं बढ़ाऊं बढ़ाता रहूं बढ़ाता रहूं बढ़ाता रहूं बढ़ाता रहूं बढ़ाता रहूं बढ़ाता रहूं, तो एक एंगल ऐसा नहीं आएगा क्या जिसमें इस पर रखी रबड़ तुरंत फिसल जाएगी। अगर मैं आपके सामने यहाँ पर एक काम करूं, अपने हाथ पे मैं एक यहाँ पे एक देखो ये मार्कर रख रखा है मैंने, अभी टिका हुआ इसके ऊपर, अब मैं लगातार एंगल बढ़ाऊंगा 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 बढ़ाऊंगा, एक देखो एंगल आया जिसमें से जस्ट फिसलना शुरू कर दिया, अगर आपको दिख रहा हो ये, तो एक एंगल पर ये 1 2 3 फिसलने लगा। तो वो एंगल जिस पर कोई वस्तु फिसलना शुरू कर दे, जिस पर कोई ऑब्जेक्ट फिसलना शुरू कर दे, उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। भाई मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ये अभी इंक्लाइंड सरफेस कुछ एंगल पर है, मैंने थोड़ा सा एंगल और बढ़ाया, ये अभी भी यहां पर ही रखा हुआ है, अब मैंने थोड़ा सा एंगल और बढ़ाया, अब मान लो कि इसने फिसलना शुरू कर दिया। तो जिस पे बेटा फिसलना शुरू कर देगा उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, विराम का कोण। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि वह न्यूनतम एंगल, वो मिनिमम एंगल जिस पर कोई वस्तु इंक्लाइंड सरफेस पर नत समतल पर फिसलना शुरू कर दे, यानी कि जैसे मान लो मेरे पास एक पत्थर है और मैंने उसे तख्ते पे रख दिया, लकड़ी के किसी तख्ते पे, और इस तख्ते को मैं हल्का हल्का सा उठा रहा हूँ उठा रहा हूँ उठा रहा हूँ उठा रहा हूँ जमीन से, समझ रहे हो, ये जमीन है, ऐसे जमीन के ऊपर तख्ता रखा हुआ है, ऐसे जमीन के ऊपर तख्ता रखा हुआ है, और जमीन से मैं इसका एंगल बढ़ा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ, एक एंगल ऐसा आएगा कि जिसके ऊपर रखा हुआ पत्थर फिसल जाएगा। तो जितने एंगल पे है उस समय ये जमीन से जितना एंगल बना रहा है उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिपोज। तो वह न्यूनतम एंगल जिस पर कोई वस्तु नत समतल पर रखी वस्तु फिसलना शुरू कर दे, वो एंगल विराम का कोण कहलाता है, उसे हम लिखते हैं अल्फा से। तो इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे, एंगल ऑफ रिपोज विराम का कोण कहेंगे द मिनिमम एंगल द मिनिमम एंगल द मिनिमम एंगल at which the minimum angle at which any object at which any object the minimum angle at which any object starts slide on an inclined plane on an inclined plane is called the minimum angle at which any object starts slide on an inclined plane is called angle of repose। हिंदी में लिखेंगे वह न्यूनतम कोण, वह न्यूनतम कोण, वह न्यूनतम कोण जिस पर वह न्यूनतम कोण जिस पर कोई वस्तु जिस पर कोई वस्तु नत समतल, वह न्यूनतम कोण जिस पर कोई वस्तु वह न्यूनतम कोण जिस पर कोई वस्तु नत समतल पर फिसलना प्रारंभ कर दे विराम का कोण वह न्यूनतम कोण जिस पर कोई वस्तु नत समतल पर फिसलना प्रारंभ कर दे विराम का कोण कहलाता है। ठीक, तो बेटा एंगल ऑफ रिपोज को हम लिखते हैं अल्फा से। यहाँ पे एक छोटा सा हम फॉर्मूला याद रखेंगे,
जिससे हम आगे चल के न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला होता है, अगर विराम का कोण अगर अल्फा हो तो यहाँ पे एक हमारे पास में रिलेशन होता है म्यू इज इक्वल टू टेन अल्फा। म्यू क्या, वही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक। तो रिलेशन है ये विराम के कोण अल्फा में और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में, घर्षण गुणांक में। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक। पेपर में क्या करेगा आपसे, देखो दो ही तो चीजें हैं यहाँ पे, म्यू इक्वल टू टेन अल्फा। तो आपसे कह देगा कि भाई साहब अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो 1/√3 है या √3 है, तो आप बताओ कि विराम का कोण कितना होगा, या विराम का कोण 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो म्यू की वैल्यू क्या होगी। यानी एक वैल्यू आपको दे देगा, अगर अल्फा दे देगा विराम का कोण तो आपसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ लेगा, या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देगा तो आपसे अल्फा पूछ लेगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि पेपर में कई बार इनडायरेक्टली भी कह सकता है आपसे, वो कह सकता है कि एक वस्तु नत समतल पर फिसलना जस्ट शुरू कर देती है अगर उस समय एंगल जो है वो 60 डिग्री का हो या 30 डिग्री का हो, कोई व्यक्ति आपसे बोल देगा पेपर में। अब आप खुद सोचो, जैसे उसने कहा कि 30 डिग्री के एंगल पर, 30 डिग्री के एंगल पर कोई वस्तु नत समतल पर फिसलना शुरू कर देती है, यानी आपसे वो क्या कहना चाह रहा है, अगर कोई वस्तु नत समतल पर जस्ट फिसलना शुरू कर दे रही है 30 डिग्री के एंगल पर, यानी कि उसने आपको विराम का जो कोण दे रखा है वो आपको 30 डिग्री दे दिया। भाई जिस एंगल पर वस्तु जस्ट फिसलना शुरू कर दे वो तो अल्फा है, विराम का कोण है। और वो कह रहा है कि अगर अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री हो तो आपको बताओ कि घर्षण गुणांक सरफेस का क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। मनोज, प्रभास, स्वम, तीनों का बिल्कुल ठीक आंसर आया है। देखो अगर आपको जब विराम का कोण दे दिया, अल्फा दे दिया, तो म्यू निकालना कितना आसान है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इक्वल टू टेन अल्फा। यदि विराम का कोण 30 डिग्री है तो घर्षण गुणांक कितना होगा, तो घर्षण गुणांक होता है टेन अल्फा के बराबर। अल्फा की वैल्यू दे रखी 30 डिग्री, बस आपको टेन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए कि 1/√3 होती है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये कह रहा है म्यू इक्वल टू टेन अल्फा कैसे आया। अरे भाई इसकी डेरिवेशन नहीं करनी कि म्यू इक्वल टू टेन अल्फा कैसे आया, ऐसे याद रखना रिलेशन को। ये कैसे आया तो आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, कह रहा जी कैसे आया। हाँ देखो बेटा सब्जेक्टिव पेपर नहीं है ये, ऑब्जेक्टिव पेपर है ये। यहाँ देखना, ये बेटा अल्फा वो एंगल था जिस पर कोई वस्तु फिसलना शुरू कर दे। इसका मास अगर m है तो वेट mg होगा। ये नॉर्मल रिएक्शन r है। ये अगर e अल्फा है तो ये भी अल्फा बनेगा, तो ये हो जाएगा mg कोस अल्फा। जब कोई वस्तु नीचे की तरफ फिसलती है, ये अल्फा mg कोस अल्फा, ये क्या mg साइन अल्फा। वस्तु नीचे की तरफ आ रही है तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे। ठीक, अब देखो अभी मैंने कहा आपसे कि वो एंगल जिस पर जस्ट वस्तु फिसलना शुरू करे वो हमारा कहलाएगा विराम का कोण। ये हमारा अल्फा है। तो मान लो बस जस्ट वस्तु अभी फिसलना शुरू करने वाली है, जस्ट स्टार्ट करने ही वाली है, यानी अभी इक्विलिब्रियम बना हुआ है, अभी वस्तु टिकी हुई है, बस शुरू करने वाली है फिसलना। तो अभी अगर ये दोनों बस जस्ट फिसलना शुरू करने वाली है, अभी फिसली नहीं है, तो यानी जो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, जो mg साइन अल्फा लग रहा है, ये यानी कि दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। F इक्वल टू हो गया mg साइन अल्फा। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरा एक हमें फ्रिक्शन की बेसिक फॉर्मूला पता है कि F इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर। ये तो बेसिक फॉर्मूला है फ्रिक्शन का। और r की वैल्यू इनक्लाइंड सरफेस के केस में क्या होती है, mg कोस अल्फा के बराबर होती है ना। दो इक्वेशन होगी मेरे पास में। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर लूं, भाई पहली वाली इक्वेशन से फ्रिक्शन क्या मिल रहा है, mg साइन अल्फा के बराबर, और जो फ्रिक्शन का बेसिक फॉर्मूला है म्यू आर, उससे क्या मिल रहा है, म्यू mg कोस अल्फा। इक्वेशन और 1 और 2 से अगर हम देखेंगे
तो एम जी साइन अल्फा किसके बराबर आएगा, म्यू एम जी कोस अल्फा के। तो एम जी से एम जी कट जाएगा, तो साइन अल्फा को बेटा उधर ले जा, तो या सॉरी कोस को इधर लिया, तो साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, म्यू के। तो साइन बटे कोस क्या होता है, टेन, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी टेन अल्फा के बराबर। ये डेरिवेशन की हमें जरूरत नहीं है, आपको सीधे एक रिलेशन याद रखना है कि जो हमने वो डेफिनेशन पढ़ी कि वह न्यूनतम कोण जिसमें कोई वस्तु न फिसलना प्रारंभ कर दे, शुरुआत कर दे अपनी, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। देखो न्यूनतम कोण क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि इससे बड़े कोण पर तो फिसलेगी फिसलेगी। भाई मान लो कोई पत्थर मेरे हाथ पे यहाँ रखा है और मैंने जस्ट इतना एंगल किया और उसने फिसलना शुरू कर दिया, तो इससे बड़े एंगल पर तो फिसलना है ही उसे। तो वो न्यूनतम कोण है जिसको फिसलना शुरू करे, उस हमने कहा विराम का कोण। और ये विराम का कोण को हमने लिखा अल्फा से, और इस अल्फा से हम क्या निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू। यानी अगर आपको कभी घर्षण गुणांक की वैल्यू म्यू चाहिए तो सबसे आसान तरीका है म्यू निकालने का। बस ये चेक कर लो कि उसके ऊपर रखा ऑब्जेक्ट जो है वो किस एंगल पर फिसलना शुरू करेगा। तो अगर आपको अल्फा पता है तो म्यू की वैल्यू भी पता है, ठीक है। कल की क्लास में हम एक तो करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण पढ़ेंगे इसी में ही हम। अभी तो हमने विराम का कोण पढ़ा, एक पढ़ेंगे हम घर्षण कोण, और एक हम पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन की 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे हम। स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसे बोलते हैं हिंदी में स्थैतिक घर्षण, एक हम पढ़ेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन गतिक घर्षण, एक रोलिंग फ्रिक्शन। इन 3 का हम जिक्र करेंगे क्लास में कल, ठीक है। तो ये कल की क्लास हम करने वाले हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसे पढ़ के आना, ठीक है। एक तो ये डेफिनेशन, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना आज की क्लास से। फ्रिक्शन के द्वारा क्या कार्य पॉजिटिव नेगेटिव 0 3 हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक ये प्रीवियस ईयर का मैंने क्वेश्चन ले लिया, कई बार बच्चों का मेरे पास आता है, इसका भेजते हैं स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। इसके अलावा मैंने और क्या बताया आपको कि इसमें ये वाली स्टेटमेंट सही है, ये वाली गलत है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। फ्रिक्शन का जो बेसिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। अगर वो सरफेस प्लेन है तो आर यहाँ पे एम जी हो जाता है, अगर वही सरफेस अगर इंक्लाइंड है तो आर की वैल्यू हमारी कितने के बराबर हो गई थी, एम जी कोस थीटा के बराबर, ठीक है। इस तरह की कुछ बातें हमने क्लास में पढ़ी, ठीक। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।